आजकल जैसे कि आप सबको पता है कि इलेक्शन का दौर इंडिया में बहुत चल रहा है। जहां देखें, जिस क्षेत्र में देखें, इलेक्शन ही इलेक्शन है। कभी एमएलसी का इलेक्शन है, कभी जिला पंचायत का इलेक्शन है, कभी विधायकी का है, तो कभी सांसद का है, जो अभी हमने 2024 में देखा। पर सर, जो मेन हर चीज में, हर इलेक्शन में जो बात आती है वो होती है डेवलपमेंट की। अभी हाल ही में बिहार के इलेक्शंस बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि बहुत करीब हैं, बहुत नजदीक। अब बिहार के इलेक्शन में क्या बात, बिहार डेवलपमेंट मांग रहा है, वहां पे इंडस्ट्रीज आए ये मांग रहा है। अब हमें ये भी समझना चाहिए कि बिहार में अफेयर्स क्या क्या है। क्या वोट चोरी का जो प्रोपेगेंडा है वो बिहार को अफेक्ट करेगा? एंटी इनकमटेंसी का जो फैक्टर है वो बिहार को अफेक्ट करेगा? प्रशांत किशोर जो नाम है, शायद उनका इन्वॉल्वमेंट बिहार के इलेक्शन को अफेक्ट करेगा? ये आज टोटल हम सब जानेंगे। पर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम बस ये जानते हैं कि बिहार डेवलपमेंट मांग रहा है, जो कि शायद हर बिहार के इलेक्शन का प्रोपेगेंडा रहा है। चालू करते हैं जो एक जिसे कहते हैं आजकल नया जो टॉपिक उठा है, जो नया प्रोपेगेंडा इंडिया ब्लॉक ने उठाया था अभी थोड़े दिन पहले, वोट चोरी का प्रोपेगेंडा। कितना हद तक सही है, कितने हद तक गलत है? मतलब ऐसा तो नहीं है सर कि शायद पहली वोट चोरी यही हुई है, या पहली वोट चोरी पहले हो भी चुकी, उस पर बाद में आएंगे, या अभी आना चाहे तो सर आप। वोट चोरी एक ऐसी चीज है जो विजिबल नहीं होगी। वोट चोरी सिर्फ इस तरीके से नहीं होती कि आपने जो है फर्जी वोट डलवा दिया। क्या ईवीएम आने से ही वोट चोरी हो रही है? जब 1951-52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए हैं, उस टाइम पर पेपर बैलेट से होता था, बूथ कैप्चरिंग बहुत होती थी। आपने क्या काम किया? बाहुबलियों को खड़ा कर दिया। उस टाइम पर जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको वोट देने ही नहीं दिया जाता था। पूरे गांव को ऐसे घेर लिया जाता था कि आप वोट डालने नहीं जाएंगे। इतनी ज्यादा फोर्सेस नहीं थी, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। बाहुबली के बेस पे जो बैकवर्ड एरिया है वहां पे ये फंक्शन होता था। उस टाइम पर बहुत सारे बाहुबली क्या काम करते थे, पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते थे, स्लिप उठाई, स्टैंप लगाया और अपने बॉक्सेस में डाल दिया, या बॉक्सेस ही लेके गायब हो जाते थे। रास्ते में से जो गाड़ी जा रही है उसमें से बॉक्सेस लेके गायब। तो वोट चोरी कोई नया चीज नहीं है कि ईवीएम आया है तो नई तरीके से वोट चोरी हुई। वोट चोरी पहले भी होती थी। उससे पहले, सबसे पहले हुई थी सरदार पटेल के केस में। नेहरू, सरदार पटेल, जब कांग्रेस की कमेटी चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट बने, बट नेहरू ने महात्मा गांधी को मैनिपुलेट किया थोड़ा सा एनरोल करके और खुद प्रेसिडेंट बन गए। क्या होता है कि हम अभी 2014 के बाद से डिजिटलाइजेशन की तरफ ट्रांसफर हुए जी। उससे पहले ज्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं था। आपको अगर वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करना था तो वो वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता था, जो बीएलओ है उसको फॉर्म देंगे आप, देन उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड आएगा। आपको ये भी नहीं पता चलता था कि आप स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे कि भाई मेरा वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं बना, क्योंकि कोई एप्लीकेशन नंबर भी नहीं मिलता था। आपने एप्लीकेशन दी, पता चला कि आप गए कि अभी तक तो आया नहीं है। आपने जल्दीबाजी में कि मुझे वोट डालना है, दूसरी एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद आपने तीसरी एप्लीकेशन दे दी, क्योंकि आपका वोटर आईडी कार्ड बन के नहीं आ रहा। जब इलेक्शन की लिस्ट आती थी और आप जाते थे कि यार हमारा भी नाम है क्या लिस्ट में, क्योंकि हमारा वोटर आईडी कार्ड तो आया नहीं, उस लिस्ट में आपको पता चलता था कि मेरा नाम इस लिस्ट में भी है, मेरा नाम इस लिस्ट में भी है और मेरा नाम इस लिस्ट में भी है। क्योंकि ये जो मल्टीपल एप्लीकेशंस आपने डाली हैं, ये जो डुप्लीकेसी है, ये जनरेट हो जाती है। पहला चीज ये, सेम केस मैंने काफी खुद देखे हैं। जब मैं खुद 12th में था और मुझे इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, पब्लिक पॉलिसीज में, ये जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, तो मैं हर किसी के पकड़ पकड़ के वोटर आईडी कार्ड बनवाना कि जिसके नहीं है, क्योंकि वोटिंग राइट होना चाहिए, आपको भी वोट डालना चाहिए। तो मैंने खुद देखा था, ऑब्जर्व किया था कि एक एक व्यक्ति के 3 वोटर आईडी कार्ड बन गए, 4 वोटर आईडी कार्ड बन गए, 5 वोटर आईडी कार्ड बन गए। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक एक व्यक्ति के इतने सारे वोटर आईडी कार्ड हैं, तो वोटर आईडी कार्ड बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने इतनी सारी वोट डाल दी, उसका मतलब है आप वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हुए। अब इसके बाद क्या होता है, जब आप वोट डालने जाते हैं तो कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, जिसमें से एक है जब आपके फिंगर पे एक इंक कि आप जो है वोट डाल के आ चुके हैं, पता चल जाता है आपका। जब पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके की लिस्ट निकालती है तो वो सिर्फ जब वो हार जाएंगी तो कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा, वरना लोगों को लगेगा कि इनकी क्रेडिबिलिटी चली गई। आपने देखा बसपा कई बार चीफ मिनिस्टर रही है। यूपी में सबसे लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर अगर रही है मायावती रही है जी। कहां है आज मायावती? कहीं पे भी नहीं है। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उसने कभी इन चीजों पे नहीं रोया कि भाई वोट चोरी कर ली, बीजेपी ने ये कर दिया या वो कर दिया। वो आराम से शांत होकर बैठ गई, ज्यादा विजिबल नहीं, इसलिए वो पार्टी खत्म भी हो गई आज के टाइम। लेकिन हमने अभी जो रैली हुई है बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में, वो देखा कि अभी भी आज भी बहुत सारे लोग मायावती के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो जो ये वोटर लिस्ट बनती है, वोटर लिस्ट टोटली डिफरेंट है, एंड जो वोट डलता है, वो जो वोट कास्टिंग है वो अलग है।
अब दूसरा मुद्दा यह है कि एक ही बिल्डिंग में इतने सारे वोटर आईडी कार्ड कैसे? उसका जवाब यह है कि मैंने खुद एक ही बिल्डिंग में जो रेंट पे रहते हैं काफी सारे लोग, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाए। अब जब कोई रेंट पे रहता है ना, तो वो कोई लाइफ टाइम का लेके नहीं आया कि 10 साल 20 साल 30 साल रहेगा। 1 महीने है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आते हैं और चले जाते हैं। तो उसी सेम एड्रेस पे वो वोटर्स चेंज होते रहते। और इतना ज्यादा कोई, आपको पता है कि गवर्नमेंट में इतना ज्यादा कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अरे मैं शिफ्ट हो रहा हूं तो वोटर आईडी कार्ड का कहीं जरूरत नहीं होता। आधार कार्ड का आज के टाइम में जब से यूज होना स्टार्ट हो गया तो लोग आधार कार्ड पे चेंजेस कराते हैं, वोटर आईडी कार्ड पे चेंजेस नहीं कराते। वोटर आईडी कार्ड सिर्फ वोट डालने के लिए यूज होता है, ज्यादातर आईडी के लिए ज्यादातर लोग यूज नहीं करते। जब से आधार कार्ड आया है तो लोग क्या काम करते हैं, उस पर चेंजेस नहीं कराते, ना एड्रेस चेंज कराएंगे ना कोई अदर डिटेल्स चेंज कराएंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि जब लिस्ट आएगी तो एक ही घर पर आपको 100, 200, 300 रजिस्टर्ड वोटर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार रिप्लेस हो रहा है। एक हमारे यहाँ पे इलेक्शन जो है ना, वो 5 साल में तो होते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर कितने इलेक्शन होते हैं? जैसे आपने बताया एमएलए के इलेक्शन है, फिर आपके पंचायत के इलेक्शन है, फिर आपके एमपी के इलेक्शन है, ब्लॉक प्रमुख हो गया, ब्लॉक प्रमुख वगैरह, कितने सारे इलेक्शन है। तो उसमें वोटर आईडी कार्ड्स बनते रहते हैं जी। तो इसलिए ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। आपको ये देखने को मिलेगा कि 5 साल बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो बीच में पैटर्न रिपीट होता रहता है और इस वजह से इतने सारे वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं। अपोजिशन क्या काम कर रहा है? सिर्फ अपोजिशन अपनी हार की जो जिम्मेदारी है वो ये दिखाना चाहता है वोट चोरी हुई है, जिसमें कि वोट चोरी जैसी चीज नहीं है। वोट चोरी ऐसे नहीं होती है कि आपने एक ही व्यक्ति गया कहीं सारों की वोट डाल दी। वोट चोरी होती है कि लास्ट मोमेंट में अगर आपका जो बूथ है वहां पर अगर उन लोगों से मॉडर्न टाइप ऑफ बूथ कैप्चरिंग बोलेंगे, इतना ईजी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए कि जब पेपर बैलेट से होता था, सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब पेपर बैलेट से इलेक्शन होता था तो कांग्रेस जीतती थी। आप देखिए जो वन पार्टी का जो रूल रहा है, एरा ऑफ वन पार्टी इसको हम कहते हैं, कांग्रेस का रूल रहा है आपका 1977 तक। 1977 में भी कांग्रेस क्यों गई थी? बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई। 1980 में वापस से कांग्रेस आ गई। 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, राजीव गांधी फिर से वापस आते हैं। लेकिन राजीव गांधी कुछ चेंजेस करते हैं। राजीव गांधी ईवीएम की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, राजीव गांधी वोटिंग एज रिड्यूस करते हैं, राजीव गांधी एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आते हैं। इन तीनों चीजों की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि 1989 से कभी मेजोरिटी की गवर्नमेंट ही नहीं आई। 1989 से अगर पहली बार मेजोरिटी की गवर्नमेंट आई थी तो वो 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई। 15 साल चल रही है और वो तब से चल रही है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके थे जो कांग्रेस के करप्शन थे, बट उन्हें ये समझ में नहीं आता। वो सीधा ये बोलना स्टार्ट कर देंगे कि भाई हमारे साथ वोट चोरी, क्योंकि कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। अब इतने ज्यादा इलेक्शन हार चुके हैं राहुल गांधी, उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो मेन ये है कि जब हम बात करते हैं इलेक्शन चोरी, वोट चोरी की, तो वोट चोरी आज के टाइम पे इतनी पॉसिबल नहीं है। मान के चलिए कि पॉइंट में 0.2% समथिंग अगर कुछ वोट डल गई इधर उधर की, बोगस वोट जिनको बोले हम, कि बाहुबल के दम पे या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दम पे, तो हो सकता है, लेकिन पूरा इलेक्शन रिग नहीं हो सकता। वही बात है सर, जो जितने भी सिस्टम ये लोग खुद लाए हैं, जैसा आपने बोला राजीव गांधी ने ईवीएम लाया, उसी को हटाने की आज बात करते हैं, तो शायद अपने पॉइंट पे ये लोग खड़े नहीं अपने पॉइंट पे खड़े नहीं हो पा रहे। तो चलिए वो तो खैर अलग टॉपिक है, पर बिहार में ना वोटर्स का भी एक बात ये आती है कि बहुत अलग अलग टाइप के वोटर्स हैं। जैसे कहते हैं कोई एक प्रो होगा किसी एक पार्टी का, कोई किसी और तरफ होगा, कोई कंफ्यूज्ड होगा। तो ऐसे अलग अलग वोटर्स हम सबको देखने को भी मिल जाते हैं। और एक्चुअली बिहार का ये प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह का है, प्रॉब्लम भी क्या कह सकते हैं, एक वर्ग है वोटर्स का। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? ये तो आप दिल्ली में ले लीजिए, जब अरविंद केजरीवाल हारे इलेक्शन, तो वो हारे क्योंकि एक वोटर सेक्शन है जो प्रो बीजेपी जी, एक है जो प्रो आम आदमी पार्टी है, एक है जो प्रो कांग्रेस। एक जो छोटा सा सेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं स्विंग वोटर्स। ये स्विंग वोटर्स आपको देखने को मिलते हैं जो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, स्विंग स्टेट्स कहते हैं उनको। जिस तरफ वो स्टेट चले जाए उस तरफ का ही प्रेसिडेंट आपको मिल जाएगा कि वही प्रेसिडेंट बनेगा। हर इलेक्शन में एक स्विंग वोटर होता है जो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर होता है। देखिए, मैं एक दिन ना अपने दोस्त के साथ वॉक करते हुए डिस्कस कर रहा था कि भाई गवर्नमेंट ऐसी है तो लोगों के लिए स्कीम नहीं लेके आएंगी कोई अच्छी, तो कैसे वोट देंगे। तो उसने मेरे को एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। उसने मेरे को बोला कि गवर्नमेंट कितनी भी अच्छी आ जाए, हमारे लोग होते हैं ना, जो सिटीजन्स होते हैं, और खासकर जो वो एक स्विंग वोटर वाला सेक्शन होता है, उसको क्या चाहिए? उसको 3 चीजें चाहिए। अच्छा मिल जाए, सस्ता मिल जाए और अभी मिल जाए, तुरंत अभी मिल जाए। अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि मैं 10,000 रुपए महीना किसी उस चीज को दूंगा, तो वो पेशेंस नहीं है, अब भी चाहिए तुरंत। और अगर तुरंत नहीं मिला वो,
देन आप खतरे में आ गए। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जॉब क्रिएट करेंगे तो तुरंत चाहिए, गवर्नमेंट ने बोल दिया डेवलपमेंट करेंगे तुरंत चाहिए, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे तो उनको यह है कि 1 साल में ही छोड़ दे। तो ये जो वोटर है ना, स्विंग वोटर, जब ये स्विंग वोटर किसी भी पार्टी की तरफ चला जाता है जिस तरफ उसको ज्यादा बेनिफिट दिखता है, ये उधर ही चला जाएगा। आपको देखने को मिलेगा जब बीजेपी का पैटर्न, जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन आने से पहले उन्होंने ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन दे दिया जनरल्स को, इलेक्शन से पहले थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। अभी भी आप देख रहे हो 10-10 हजार रुपए लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं स्कीम्स के नाम पे। तो इस तरीके से वो जो लोग हैं वो काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो प्रो है उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो देंगे ही उधर, आप उनको कुछ दो या ना दो वो उधर ही रहेंगे। आज भी कांग्रेस को इतनी वोट इसलिए मिलती है क्योंकि देयर इज अ सेक्शन ऑफ प्रो कांग्रेस। अब यहाँ पे जब टोटल अगर मैं बात करूं तो कुछ तरीके के वोटर समझते हैं। एक है प्रो, वो प्रो बीजेपी भी हो सकते हैं, प्रो आरजेडी भी हो सकते हैं, प्रो आरएलडी भी हो सकते हैं, प्रो कांग्रेस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बीजेपी का लेके चलते हैं क्योंकि मेन सबसे बड़ी टक्कर जो है वो बीजेपी को ही दी जा रही है महागठबंधन के द्वारा। बीजेपी के पास एक प्रो वोटर है, बीजेपी के पास एक वो वोटर है जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता बट देना पड़ रहा है, वो किसी और को भी नहीं देना चाहता। वही हमारा डिस्कशन, जब पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, हम स्टूडेंट से डिस्कशन करते हैं, बहुत यूथ से डिस्कशन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के फेवर में नहीं है, बट उनको बीजेपी का कोई ऑल्टरनेटिव नजर ही नहीं आता क्योंकि वो राहुल गांधी को वोट देना ही नहीं चाहते। वो वोट कहां जाता है? सेकंड बीजेपी के। तीसरा वोट है जो स्विंग वोटर है, वो इधर उधर घूमता रहता है, वो आपको पता नहीं चलेगा कहां। एक वोटर होता है जो लास्ट मोमेंट वोटर होता है, कंफ्यूज्ड वोटर होता है। स्विंग वोटर और कंफ्यूज वोटर में ये डिफरेंस है कि स्विंग वोटर को ये रहता है कि मेरे को जहां ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मैं वहां दूंगा। मान लीजिए ऐसा हुआ है कि उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट किसी और चीज से हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे वोट देते देते सोचेगा अरे यार नहीं, अगर इसको नहीं दिया तो ये ज्यादा देश को डुबा देंगे। जैसे रिजर्वेशन, अपोजिशन ने प्राइवेट में भी रिजर्वेशन मांगने की डिमांड स्टार्ट कर दी। तो वो वोटर ऐसा है कि उनको पता है कि मुझे कहां जाना है, कांग्रेस की तरफ जाना है, बट उसको पता है कि यार मैं अपने बच्चों का भविष्य भी खराब नहीं करूंगा। एजेंडाज बहुत क्लियर हैं। जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसे रिजर्वेशन से कुछ खास, जिसे कहते हैं, प्यार नहीं है, लगाव नहीं है, और ऑपोजिशन को कुछ खास लगाव है रिजर्वेशन से। एक्चुअली क्यों है, या फिर सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि उनका ये एजेंडा है कि जो रूलिंग पार्टी बोल रही है उससे अलग बोलना है। आप ये इससे एक पॉइंट रख सकते हैं, पर जो रिजर्वेशन है उससे एक चीज जरूर उठती है कि बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स बहुत खेलती है। राहुल गांधी ने अभी ये मुद्दा उठाया है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो रिजर्वेशन वाला है, तो ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी है या बीजेपी का प्लस पॉइंट है? हमारे इंडिया में एक इसका एग्जाम्पल समझिए, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हम कहते हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल कास्ट को सीट रिजर्वेशन दिया था उन्होंने 10 साल के लिए दिया था। उनको पता था कि 10 साल में हम इतना कुछ कर लेंगे कि हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर 10 साल में उसको एक्सटेंड किया जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो कास्ट पॉलिटिक्स सबसे बेस्ट पार्ट, डिवाइड एंड रूल। ये आज भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो एससी है, एसटी है, उसमें भी ऐसा वर्ग है जो जिसको रिजर्वेशन की आज के टाइम पे जरूरत नहीं है। मेरा मानना है उनमें रिजर्वेशन की हर किसी को जरूरत है, लेकिन सेम लेवल पर नहीं है। आप एक इमेजिन कीजिए, एक एससी कैटेगरी में व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसके मदर और फादर दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आईएएस हैं, अच्छा खासा अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं, अच्छी कोचिंग्स कर रहे हैं, उनको कोई भी रिसोर्स चाहिए, पापा को बोल दिया आईफोन चाहिए या कोई भी फोन, मान लीजिए मुझे आईपैड चाहिए, मुझे ये बुक चाहिए, उसको एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज बहुत इजीली मिल जाएगा। जब उसके पास एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज है तो उसको क्या कोई परेशानी होगी कहीं पे भी कॉम्पीट करने के लिए? मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, क्या उसको प्रॉब्लम होगी? नहीं। प्रॉब्लम किसको होगी? उस व्यक्ति को जो आज भी कहीं ना कहीं भीख मांग के कमा के खा रहा है, लोअर कैटेगरी में है, मिडिल क्लास है। नहीं, मिडिल क्लास नहीं, मैं शेड्यूल कास्ट में ही बात कर लेता हूं कि बिल्कुल शेड्यूल कास्ट में भी है, बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको इतना मेहनत करके कमाना पड़ रहा है कि 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। वो कहां से बुक खरीदेगा, वो कहां से कोचिंग की फीस देगा, वो कहां से कॉलेज की फीस देगा? तो एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज जो है उसका बहुत लिमिटेड है। उसके लिए सारी योजनाएं तो हैं सर, जो योजनाएं हर किसी को नहीं मिलती ना। अब मुझे बता दीजिए कितने लोगों को योजनाएं मिलती है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेम कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एक व्यक्ति को फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखिए रिजर्वेशन हमारा कास्ट बेस्ड पे मिला हुआ है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर फाइनेंशियल फैक्टर भी है जिसको हम नहीं समझते। उस व्यक्ति के पास बिकॉज ऑफ उसके फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो उसके पास
एक्सेस टू द रिसोर्सेज और एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होगा। दूसरा व्यक्ति सेम कास्ट का है, सेम ऑपरेशन फील कर रहा है, जो वो दूसरा व्यक्ति जो जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो फील कर रहा है। जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है वो ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहा है, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, उसके फैमिली में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो कहीं छोटी मोटी जॉब करके सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए एक ये बच्चा और एक वो बच्चा दोनों जब यूपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो किसको ज्यादा बेनिफिट होगा? छोटे वाले को सर। छोटे वाले को बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट होगा उसको जिसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है। सर बेनिफिट आप मुझे एक बात बताइए, जिसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है उसे बेनिफिट होगा, मैं मानता हूँ, पर रिजर्वेशन इन लोगों को भी तो बेनिफिट हो रहा है। मेरा मुद्दा ही यही था, मैं बात कर रहा हूं कि दोनों ही एससी कैटेगरी में, तो रिजर्वेशन दोनों के पास है। तो मैं फाइनेंशियल ये कह रहा हूं दो कैंडिडेट हैं जी, दोनों के पास रिजर्वेशन है, बट रिजर्वेशन उन्हें कास्ट पे मिला हुआ है। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि एक फाइनेंशियल और ऐड करो आप, एक व्यक्ति के पास सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, एक के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। अब ये दोनों किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो अच्छा परफॉर्म कौन करेगा? जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा थे, अच्छी किताबें खरीद पाया, अच्छी कोचिंग ले पाया, अच्छे टीचर से पढ़ पाया, कंपेयर टू जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी में क्रीमी लेयर लगाने की बात की, गवर्नमेंट्स ने क्या क्या नहीं होने नहीं देंगे। क्यों? ये है मेरा जवाब। आज भी चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, उन्हें ये पता है कि रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ दे वांट टू कंटिन्यू इन द पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन उनको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। क्यों क्यों हटा नहीं सकते? रीजन है। जैसे चंद्रशेखर आजाद, आपने रिजर्वेशन हटाया तो उन्हीं के लोगों में से कोई एक व्यक्ति निकल जाएगा कि मुझे वोट दो, मुझे जिता दो, मैं वापस से लागू कर दूंगा। तो उनकी जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी और कोई और ऊपर आ जाएगा। जैसे मायावती, जब मायावती पॉलिटिक्स में आई, आपकी सबसे ज्यादा पोस्टिंग मायावती गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को दी गई जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जब अखिलेश यादव आते हैं तो सबसे ज्यादा पोस्टिंग, अच्छी पोस्टिंग उनको दी जाती है। अभी अखिलेश यादव का रिसेंटली एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा जो है अपर कास्ट लोगों को पोस्टिंग दी गई। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड एजेंडा होता है, उस कास्ट बेस्ड एजेंडा के बेसिस पे वो फंक्शन करते हैं। इसकी बात करें कि राहुल, देखो रिजर्वेशन देना गलत नहीं है, बट रिजर्वेशन उसको दो जिसको ज्यादा जरूरत है। मेरा ये मानना है, जब जो मैंने पहला एग्जांपल दिया उसमें उस बच्चे को सबसे ज्यादा रिजर्वेशन की जरूरत है। जब तक आप उसमें फाइनेंशियल क्राइटेरिया ऐड नहीं करेंगे तब तक वो बिल्कुल नीचे वाले बच्चे को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो ऊपर जो फाइनेंशियल कैपेबल है वो वहां तक स्टक हो जाएगा। बिल्कुल। यहां पर राहुल गांधी चाहते हैं और अपोजिशन चाहता है कि प्राइवेट में भी रिजर्वेशन आ जाए। प्राइवेट में रिजर्वेशन आते ही इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? प्राइवेट सेक्टर इस बेसिस पे फंक्शन करता है जो मेरिट है, जो परफॉर्मेंस है। रिजर्वेशन परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार 2025 में काफी सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन हुए हैं, उसमें एक स्टूडेंट अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो 0 मार्क्स में उसका सिलेक्शन हो गया मैथमेटिक्स में। आप सोचिए, साइंस जैसा सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट जो एक मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहा, 0 पे उसका सिलेक्शन हो रहा है। प्राइवेट नहीं करता इस पे। गवर्नमेंट इस क्यों कर रहा है इसमें? गवर्नमेंट इसलिए कर पाता है क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट नहीं कमा रही, वो टैक्स पेयर हम जैसे लोगों से पैसा ले रही है, प्राइवेट नहीं लेता। इसलिए प्राइवेट का एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो राइट रिसोर्स हायर करता है फॉर द राइट जॉब। जैसे आप रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, कंपनियां यहां से भागना स्टार्ट कर देंगी। सर उत्तर प्रदेश बिहार में तो जैसे आपने बोला भी एक बहुत अलग उनका दिमाग का आइडियोलॉजी रहती है, या आप कुछ कह लीजिए उनके जो सिखाया उन्हें शायद घर में जाता है, जिसे कहते हैं एक सेफ साइड पे वो रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बिहार से निकलते हैं, मैथमेटिकल माइंड्स बिहार से निकलते हैं। लेकिन बात यह है कि वो मैथमेटिकल माइंड्स भी एंड में जाके गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं। तो बिहार में गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ा मुद्दा आज से नहीं पहले से। तो एनडीए की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, है ना, जो भी हो, गवर्नमेंट जॉब पे फोकस बहुत करते हैं। तो उसका गवर्नमेंट जॉब देखिए, 1991 से पहले हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। जब 1950 से 1991 में हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है तो हम मोस्टली सोशलिस्ट पैटर्न अडॉप्ट कर रहे थे। यानी कि कोई भी, जैसे बीएसएनएल, अब आपको कम्युनिकेशन देना है तो बीएसएनएल बना दिया। अब बीएसएनएल बना दिया है तो अब क्या है, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हायर करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आप इमेजिन कीजिए कि इज ओनली वन कंपनी, तो वो जो चाहेगी वो करेगी। आपका कनेक्शन नहीं आ रहा, आंधी आई, तूफान आया, वायर टूट गया, कुछ भी, आप कॉल करेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक कर देंगे।
क्योंकि आप उनको पता है, उनके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट में अगर इस तरीके के एम्प्लॉयज अगर ज्यादा हो जाएंगे तो गवर्नमेंट बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगी। इस वजह से जब 1990s में एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट की तो एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद कंपटीशन क्रिएट करना स्टार्ट किया। कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो कंपटीशन जब आप समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेटाइजेशन की बहुत जरूरत है। जब तक आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, चाहे चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, जब तक उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी। आप इंडियन रेलवे को लीजिए, आप दिल्ली मेट्रो को लीजिए, दोनों में से कौन सी साफ है? दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो। जी। दोनों में से सर्विस किसकी अच्छी है? दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की। आप वंदे भारत लीजिए, आप नॉर्मल ट्रेन लीजिए। सो जब तक आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर सकते। अच्छा क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन की मेंटेलिटी है ना, वो बहुत लेजीनेस है। उसको ये कि एक सिक्योरिटी मिल जाए, जहां उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी वहां वो लेजी हो जाएगा। अगर आपको भूख ना लगे, क्या बेड से उठोगे? क्यों नहीं उठोगे। सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का था, वो काम करे ना करे, महीने में सैलरी आनी है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जिनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बट किसी के पास ऑफिस की जॉब है, किसी को फील्ड की चाहिए। अच्छा। किसी के पास फील्ड की जॉब है, किसी को ऑफिस की चाहिए। अराउंड 1 लाख 2 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सैलरी से सैलरी नहीं है। बहुत सारे आप देखते होंगे हर साल आईएएस के इंटरव्यूज आते हैं कि मेरा करोड़ों का पैकेज था, मैं इस कंट्री में काम कर रहा था, मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, मैं गवर्नमेंट में आ गया। अब्राहम मैस्लो ने इसमें बहुत अच्छी चीज बोली है। अब्राहम मैस्लो ने बोला है कि देयर इज अ हायरार्की ऑफ नीड। हर व्यक्ति के अंदर एक हायरार्की होती है नीड की, वो उसी नीड पे काम करता है। इतना, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। कि आप मान लीजिए किसी को रेपुटेशन का होगा, किसी को पावर एंड प्रेस्टीज का होगा, किसी को पैसे का होगा। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो महंगी महंगी सैलरी की जॉब छोड़ के, इतने बड़े बड़े पैकेजेस की जॉब छोड़ के आप आईएएस आईपीएस बनने आते हैं, उनको क्या चाहिए? पावर, पोजीशन सोसाइटी में, ताकि वो दिखा सके कि इनके पास कितनी बड़ी पावर है। कहेंगे वो ऐसा, न्यूज में देखना आप कभी, कहेंगे कि मैं देश बदलना चाहता हूं। कोई एक ऐसा आईएएस बता दीजिए, एक आध को छोड़कर ऐसे बता दीजिए कि कुछ अनोखा इनोवेशन क्या हो। देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम, इसरो, क्या वो आईएएस हैं? नहीं है। दे आर द स्पेशलिस्ट। गवर्नमेंट में जॉब पाने का तरीका सिर्फ एक है, फॉर द सिक्योरिटी। प्राइवेट में कब जॉब चली जाए उन्हें खुद कुछ नहीं पता। प्राइवेट में जाओगे, टारगेट बेस्ड काम करना पड़ेगा, प्रेशर झेलना पड़ेगा। 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है, 24/7 आप जॉब कर रहे हो। यहां पर वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं वहां 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, यहां 60,000 मिल जाएंगे, ठीक है, बट एटलीस्ट 10 से 6 की जॉब। गवर्नमेंट में तो सर बिहार में ये भी चीज बहुत उठती है कि ऑन पेपर दिखाने का कुछ और अंदर से कुछ। हाँ, आप देख लिए सबसे ज्यादा करप्शन होता है। जब मेरे भी काफी रिलेटिव्स हैं, वो मुझे ये कहते थे कि अरे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकलने वाली है, भर लो। यूपी पुलिस की निकलने वाली, भर लो। और उसके साथ एक एड ऑन आता था। एड ऑन क्या था? अरे ऊपर का पैसा बहुत है। गवर्नमेंट जॉब में कोई भी गवर्नमेंट सैलरी के लिए नहीं जाता है, बिल्कुल, वो जाता है ऊपर का पैसा कमाने के लिए। क्यों जाएगा सर? है ही नहीं इतनी सैलरी ऑन पेपर। बट उन्हें क्या है? 2 चीज, एक तो जॉब सिक्योरिटी है और एक ऊपर का पैसा है। और ऊपर का पैसा मिठाई। अरे आपका काम हो गया, मिठाई तो खिला दीजिए। ये जो पैटर्न है, बिहार में भी आपको ये मिलेगा। बिहार में भी लोग जॉब सिक्योरिटी की तरफ बहुत जाते हैं। बिहार में किसी भी व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कुछ ना करे या गवर्नमेंट जॉब कर ले, या फिर आईएएस आईपीएस की तरफ जाए। इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है जी, क्योंकि सारा तो वो पॉलिटिक्स खा जाती है। रोड गायब हो जाएंगी, ब्रिज गायब हो जाएंगे, कल बनी आज टूट जाएगी। हाँ, करप्शन इतना ज्यादा है सर। वही तो बात है, इकोनॉमी वहीं की मजबूत होगी, उस स्टेट की मजबूत होगी जहां कोई इंडस्ट्री होगी। मुंबई की इकोनॉमी क्यों इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया है? क्योंकि वहां पे फिल्म इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कहीं होना बहुत जरूरी है। नोएडा की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। हैदराबाद में, बैंगलोर में क्यों? क्योंकि टेक इंडस्ट्रीज है। बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। वही प्रशांत किशोर कहते भी तो हैं, फिर बीजेपी मानती नहीं है कि सारी आप इंडस्ट्री खोल दे रहे हैं गुजरात में और बोल रहे हैं बिहार डेवलप करेंगे, तो वो कैसे होगा? गुजरात में जब कोई फैमिली में मेंबर होता है ना, तो उसको ज्यादा एजुकेशन पे फोकस करने के लिए नहीं बोलते। उसको ये नहीं बोलते कि ठीक है आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ो, ये करो। पहले बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले सिखा देंगे। ₹100 दिए का मुनाफा हुआ या नहीं हुआ। वहां पर लोगों के अंदर बिजनेस है, व्यापार है। गुजरात में ये चीज। बिहार में भी तो दिमाग है सर। बिहार में दिमाग है, पर बिहार में दिमाग किन चीजों में है? गवर्नमेंट। आपको एक लेजिटिमेट एग्जांपल देता हूं। बिहार के लोग ज्यादा सिविलाइज्ड नहीं है।
जब मैं कह रहा हूँ सिविलाइज्ड नहीं है, मेरे को पता है मेरे को बहुत गालियां पड़ेगी इस बात को सुनने। आपने अभी देखा बिहार में मेट्रो स्टार्ट हुई जी, लोगों ने पान थूकना स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर्टी को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। एक एक पूरी फैमिली बिना टिकट लिए अंदर के जो गेट होते हैं मेट्रो के जो टोकन जहां पे हम पंच करते हैं वहां से उसके नीचे से बच्चों को निकाल के एक फैमिली के पूरे एक ने टोकन लिया, क्योंकि वो मेंटेलिटी अभी भी रेलवे की चल रही है। उनको लगता है मेट्रो भी रेलवे ही है, टिकट लो या ना लो पर रेल में बैठो और चल दो। तो बिहार के लोगों के अंदर अभी वो सेंस नहीं है। बहुत सारी कंपनी अगर वहां जाती है ना, तो इशू क्या है कि आप देखिए नोएडा में, मान लीजिए आप नोएडा में कोई कंपनी है, मैनेजर ने डांट दिया, अगले दिन वो घर जाएगा, रोएगा धोएगा, दोस्तों को बताएगा और वापस अगले दिन जॉब पे आएगा। बिहार में अगले दिन तो शायद मैनेजर की लाश मिल जाएगी। बिहार में जो ये कल्चर है ना गुंडा राज एंड ऑल, ये अभी वो सिविलाइज नहीं हुआ है। जब कोई भी आप देखिए कोई कंपनी कहां, वो मुझे एकदम से डायलॉग याद आ गया, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। जो बाबा का है ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, तो कोई बिहार में कंपनी क्यों लगाएगा। वो क्या देखता है, किसी भी कंपनी को या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को लगाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होता है। आपका रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें देखते हैं। सेफ्टी देखी जाती है, सेफ्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज इटसेल्फ, वो वहां पे सेफ नहीं है। तीसरी चीज है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज को हायर करती है वो इस बेस पे करती है कि उसके अंदर कैपेबिलिटीज क्या है। बिल्कुल। बिहार में जब आप ये कहना स्टार्ट कर देंगे कि हम प्राइवेट में रिजर्वेशन ले आएंगे, तो यहां पे बताइए नोएडा में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गुड़गांव में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या यहां पर कोई ऐसी पॉलिसी है कि लोकल को हायर करना पड़ेगा? नहीं। जिस सेक्टर में या जिस एरिया में कंपनी लगी है उस एरिया के लोगों को पहले हायर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस तरीके की रिजर्वेशन पॉलिसी ले आएंगे तो कंपनी नहीं लगेगी वहां पे। तो टैलेंट चाहिए। बिहार में क्या है, बिहार में टैलेंट बहुत है ना। आईएएस आईपीएस कहां से निकलते अगर बिहार में नहीं थे। बिहार का जो व्यक्ति है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। बट प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिक्स की। पे अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है तो वो पढ़ेंगे कैसे। हेल्थ इश्यूज इतने, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, प्राइमरी हेल्थ नहीं है, एम्प्लॉयज है। अब कोई भी व्यक्ति बीमार होगा कहां उसका किसी चीज में मन लगेगा। बिल्कुल। तो ये सारे के सारे जो बेसिक नेसेसिटी के रिसोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी देख लो यार, यूनिवर्सिटी की क्या हालत है वहां पे। अब वो रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, बिहार जो ह्यूमन है वो एज ए एसेट प्रिपेयर कैसे होगा, किसी भी कंपनी के लिए रेडी कैसे होगा। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, बाहर से लोगों को हायर करना पड़ेगा। लीजिए यूपी से जा रहे हैं, नोएडा से जा रहे हैं, बैंगलोर से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, वो जाएंगे नहीं वहां पे। बिहार में बेसिक एमिनिटीज नहीं है, जाएगा क्यों। तो सरकारों ने दी नहीं इसलिए है नहीं, सरकारों ने दी नहीं इसलिए नहीं है, क्योंकि सरकार को क्या लेना देना। आप समझिए लालू यादव के बाद उसके सारे बेटे, क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन उनकी, डायरेक्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड है, वो उनको तो पॉलिटिक्स में एंट्री भी नहीं मिलती। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, आई एग्री, बट वो बहुत ही ऐसे केसेस हो, देखो ये सिर्फ पॉसिबल बीजेपी में ही हो सकता है। अब ये कौन सी बात, ये कौन सी बात है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है वो फैमिली पार्टी नहीं है। आप उनके जितने भी लीडर निकालोगे आपको पता चलेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी बाप के बाद बेटा बनाओ। टेक द एग्जांपल ऑफ बसपा, काशीराम के बाद मायावती, मायावती ने अपने भतीजे को, ठीक है। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव ने स्टार्ट किया, अखिलेश यादव। अभी पार्लियामेंट में हुआ तो था जब अमित शाह ने बोला था, अखिलेश यादव कहते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, तो अमित शाह ने जवाब दिया कि मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आने वाले 20 साल तक आप ही अध्यक्ष रहने वाले क्योंकि वो फैमिली डिसाइड करती है। उसके बाद अखिलेश यादव के बाद कौन बनेंगे, उन्हीं की फैमिली मेंबर से बनेंगे। तीसरा आप आरजेडी ले लीजिए, आरजेडी में लालू यादव के बाद अब देखिए उनके बेटे, उनकी बेटी, एक बेटे को तो हटा दिया सर उन्होंने, एक बेटे को तो हटा दिया। वो तो कहने की बात है, देखिए दिखाना भी तो पड़ता है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वो सब दिखाना पड़ता है उन्हें। आप चाहे वो ले लीजिए जो महाराष्ट्र में है, क्या नाम है, शिवसेना, आदित्य ठाकरे आ रहे हैं, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस। ऐसे तो सर बीजेपी में बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे को, तरण सिंह को, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कल को आप हैं
और आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो उसमें आपके बच्चे की क्या गलती है? कुछ गलती नहीं, कुछ गलती नहीं है। कमा किसके ले रहे हैं जी। वो मेरा मानना यह है कि उनको इजी एक्सेस टू रिसोर्स हो जाता है। वो स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स में तो वो बड़ा चेहरा बन जाते हैं। सेम आप इस हिसाब से तो आप कहेंगे कि जुडिशरी करप्ट है पूरी। नहीं, जुडिशरी तो सर, नहीं, मैं वही कहूंगा इस हिसाब से आप जुडिशरी के लिए भी कहा जाएगा, क्योंकि जुडिशरी में आपको देखने को मिलेगा किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का कुछ जज बन जाते हैं। फर्क इतना होता है कि वो उन लोगों को पहले से जानते हैं, तो हमारी जो मेंटेलिटी होती है ना, वो वहां पर फोकस्ड रहती है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम उसको देखते आ रहे हैं, उसके काम को देखते आ रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की और अदर पार्टीज की, तो अदर पार्टी में पार्टी का मेंबर बनना और पार्टी को चलाना दो अलग बातें। पार्टी को, हाँ ये बात आपकी बीजेपी में चाहे इस हिसाब से तो राजनाथ का बेटा भी है। हाँ, है सब भाई आप समझिए, राजनाथ अध्यक्ष रहे हैं, राजनाथ बहुत बड़ा नाम है। अगर राजनाथ चाहते तो क्या राजनाथ का बेटा केंद्र में मंत्री नहीं बन सकता था बड़े पद पे? बिल्कुल, वो आज भी विधायक के पद पर ही है। बृजभूषण का बेटा अगर सांसद बना है तो वो सांसद के पद पर ही है, मंत्रालय नहीं दे दिया उनको। लेकिन जो अदर पार्टीज है, मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं, कल देखो आरजेडी में भी अगर मैं बोलूं कि तेजस्वी को भी अगर बना दिया तो विधायक तब ठीक है यार, वो क्योंकि वो पहले से पॉलिटिक्स में रहे हैं। लेकिन मंत्री बना देना, एग्जीक्यूटिव लेवल का डिसीजन लेना, ये सारी पार्टियों के अध्यक्ष भी उनके बच्चे ही बनते हैं। एक अध्यक्ष बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। जो बीजेपी है उसमें ये नहीं है। परिवारवाद इन सब पार्टीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से रही है, चाहे वो नेहरू से इंदिरा हो, इंदिरा से राजीव हो, राजीव से राहुल एंड सो ऑन हो, या अखिलेश। राहुल ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया राहुल का तो नाम ही मत लीजिए, राहुल ने तो सच में बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसके आगे परिवारवाद है भी तो नहीं सर। राहुल गांधी ने शादी नहीं, क्यों नहीं है परिवारवाद? आप देखिए ना, बैकडोर एंट्री मिली है प्रियंका गांधी को। आप बन के दिखा दीजिए, आपको पॉलिटिक्स का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और आप कभी एक्टिव नहीं रहे पॉलिटिक्स में, आप अपनी फैमिली को संभाल रहे थे, जिसे कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? आपको सीधा का सीधा इतनी बड़ी पोजीशन दे दी है कांग्रेस पार्टी ने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, आपको इलेक्शन जितवा दिया, उसके भाई ने इलेक्शन जितवा दिया, वो सांसद बना के बैठा दिए। आप बताइए, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे कहते हैं पॉलिटिकल नेपोटिज्म, एक नया पॉलिटिकल नेपोटिज्म है। पॉलिटिकल नेपोटिज्म, देखो नेपोटिज्म कहीं पर भी गलत नहीं है, पर नेपोटिज्म वहां पर गलत है कि आप अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को दबा दे। बिल्कुल। मैं ऐसा है कि भाई कल को अगर मान लीजिए कि मेरा कोई भाई है, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं तो मैं उसको आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन अब ये नहीं कि मैं दूसरों को जबरदस्ती दबाना स्टार्ट कर दूं कि उससे आगे ना निकल जाए। दोनों को कॉम्पीट करने दीजिए, जिसमें कैपेबिलिटी हो वो आगे आ जाएगा। बिल्कुल। तो सर बेसिकली पॉइंट एंड में यही बनता है कि हमें पता है 125 सीटें टोटल हैं आपके पास एनडीए की, 122 सीटें चाहिए बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए। 4-5 सीटों में खेला है मेनली। 4-5 सीटें बीजेपी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स आसानी से हार सकती है, क्योंकि वही जो मैंने बताया, प्रशांत किशोर हो गए, वोट चोरी का फैक्टर हो गया। हारेगी कि नहीं हारेगी, सीधा जवाब से हारने से पहले मैं एक बता दूं, मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जहां पर यह बताया गया कि यहां पर बीजेपी शायद बिहार को जानबूझकर हारेगी। जानबूझकर हारेगी क्योंकि ये दिखाने के लिए कि ये जो वोट चोरी वाला इल्जाम है ये गलत है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता तो ये कह रहे ईवीएम हैक कर रखी है, ये कह रहे वोटर लिस्ट हैक कर रखी है, वोट चोरी कर रहे हैं, उसके बाद भी जो पार्टी 400 पार का नारा लगा रही थी वो मेजॉरिटी नहीं ले पाती। सही बात है। और उसके बाद भी इन्होंने इतना बड़ा एजेंडा स्टार्ट कर दिया कि भाई वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। तो शायद इसको और प्रूफ करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। पहली चीज, सपोज ना करें तो अभी ना इतने ज्यादा साइलेंट वोटर्स आ गए हैं जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कब कहां क्या हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए महाराष्ट्र का। हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेडिक्शन थी उससे अपोजिट रिजल्ट आया। हरियाणा का, अभी भी हरियाणा, जो बिहार में ये अनुमान लगाया जा रहा है ना, तो वो कब गेम चेंज हो जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। पता चले नीतीश की जगह इस बार पूरा बीजेपी का ही सीएम बन जाए। नहीं, वो तो सर मुश्किल है, क्योंकि फिर सेंटर में नीतीश अपनी सीट वापस नहीं ले। नहीं, सेंटर में अगर आप टैली देखें 13 एमपी का सपोर्ट है, बट 13 एमपी का सपोर्ट है, पर पूरा सपोर्ट नीतीश के वजह से नहीं चल रहे। बाकी चंद्रबाबू नायडू का है, सब हो गए।
बट ये है कि ये एक एक्स्ट्रा एमपीज वाला फैक्टर है जी। अगर इनका सपोर्ट चला जाएगा वो बिल्कुल मार्जिन पे आ जाएंगे, 1-2 एमपी इधर उधर हुए सरकार गिर जाएगी। ये एक बफर प्रोवाइड कराते हैं बीजेपी को सेंटर में। अगर इनको 2 सीट भी मिले या 3 सीट भी मिले तो भी शायद सीएम नीतीश ही बनेंगे, क्योंकि सेंटर में सपोर्ट चाहिएगा, सेंटर में सपोर्ट चाहिए होगा जी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि नीतीश पे ये भरोसा नहीं कर सकते कब इधर से उधर हो जाए। अपोजिशन ने अगर लालच दे दिया कि हम आपको सीएम बना देते हैं तो वो फिर से वहां चले जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ मतलब नहीं है, सीएम बनने से मतलब है। 15 साल से सीएम है, इधर उधर कर करके सर तभी तो उनको पलटू कहा जाता है। नीतीश किसी के नहीं है। तभी तो उनको पलटू कहा जाता है। तो सर बेसिकली बिहार इलेक्शन की यही बात है कि कास्ट की राजनीति है, वोट चोरी की राजनीति है, गवर्नमेंट जॉब की राजनीति। धीरे धीरे लोगों में कास्ट के बेसिस पे तो अवेयरनेस आ रही है कि कास्ट बेस अगर आप रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आपने देखा होगा जब मंडल कमीशन इंप्लीमेंट हुआ था तो जनरल्स की तरफ से बहुत ज्यादा आक्रोश आया था, बट बीजेपी ने 10% जनरल को भी रिजर्वेशन देके उसको भी शांत कर दिया। लेकिन हर जगह आप किसी भी कैंडिडेट से बात करेंगे तो उनको ये पता है कि रिजर्वेशन अगर वो गवर्नमेंट में बात कर रहे होते तो एक बार को बात थी। अगर अपोजिशन ये कह दे कि हम गवर्नमेंट में रिजर्वेशन बढ़ा देंगे तो शायद एक बार को डाइजेस्ट हो सकती हैं चीजें लोगों के अंदर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आने की वजह से बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है ये भी लॉबी क्रिएट करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वैसे। जो प्राइवेट सेक्टर है ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ये पता है कि अगर ये आ गए और इन्होंने रिजर्वेशन लगा दिया तो कौन डूबेगा? प्राइवेट सेक्टर डूबेगा। तो प्राइवेट सेक्टर इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को, रूलिंग गवर्नमेंट को कि वो ही आए, अपोजिशन ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जो विजिबल नहीं होती, ये ऐसी वेव्स होती हैं जो बैक एंड में काम कर रही होती हैं, और ये कब जाके रिजल्ट बदल दे वो किसी को नहीं पता चलेगा। और जब ये रिजल्ट चेंज हो जाता है ना तो इनको लगता है, क्योंकि इनका कैलकुलेशन तो वही था 2-4 चीजों को लेकर, कास्ट को लेकर, जो जॉब बोल दिया उसको लेकर कि अरे हम आए क्यों नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर इतने अच्छे पॉइंट्स आपने बताए, डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ। अब जो रिजल्ट होगा वो हमें ना आपको किसी को पता नहीं है, वो तो आखिरी दिन जो होगा नीतीश बाबू का जो होगा, तेजस्वी बाबू का जो होगा वो देखा जाएगा। बेसिकली यही है कि बिहार डेवलपमेंट मांग रहा है, जरूर डेवलपमेंट मांग रहा है, लेकिन बिहार को उतना ही सिविलाइज्ड होना चाहिए, अपनी एमिनिटीज के बारे में उनको उतनी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो डेवलपमेंट का किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है। अब देखते हैं बिहार इलेक्शन में होता क्या है।